डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी विलयन की सांद्रता के पदों के बारे में। तो वहाँ हमने 5 सांद्रता के पद पढ़े थे: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm और मोल अंश या मोल भिन्न। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सांद्रता के पद के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मोलरता। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, मोलरता। तो देखिए मोलरता क्या होती है। मोलरता तो देखो इसमें नाम में क्या है, मोल है। तो मोलरता का मतलब होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो अगर हम मोलरता का सूत्र बनाएं तो मोलरता बराबर होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब देखो यदि ये आयतन 1 लीटर हो जाए तो मोलरता किसके बराबर होगी, विलेय के मोलों की संख्या के। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम परिभाषा सीधे याद रख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब हम मोलरता को दर्शाते हैं किससे, कैपिटल M से, विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से, और विलेय को किससे दर्शाते हैं, B से। तो हम लिखेंगे NB बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हम लिखेंगे कैपिटल V, और यहाँ जो आयतन है वो हम किस में लेंगे, लीटर में। तो ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है। अब आगे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलों की संख्या को। तो मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो जब हम कल मोल अंश पढ़ रहे थे वहां हमने पढ़ा था कि NB बराबर होता है WB अपॉन MB। ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या विलेय के द्रव्यमान और विलेय के मोलर द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगी। तो NB की जगह हम लिख सकते हैं क्या, WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V, और यहां V किस में होगा, लीटर में। ठीक है। WB है वो ग्राम में होगा, MB जो है वो ग्राम पर मोल में होगा। अब कई बार क्वेश्चन में विलयन का जो आयतन है वो लीटर में ना दे करके किस में दे देते हैं, ml में दे देते हैं। तो अगर आयतन ml में हो तो उस ml को लीटर में बदलने के लिए इसमें किसका भाग देंगे, 1000 का। वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। भाई ये जो आयतन है अगर ये लीटर में लेना है हमें, अगर ये लीटर की बजाय किस में दे दे, ml में, तो हम किसका भाग देंगे, 1000 का। किस लिए, ताकि किस में बदल जाए, लीटर में। और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, अब ऊपर। तो जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कि कैपिटल M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे आयतन। ये सूत्र हमें कब काम में लेना है, जब आयतन किस में दिया हो, ml में दिया हो। यहां हम जो आयतन लेंगे वो किस में लेंगे, आपके ml में लेंगे। तो ये दोनों सूत्र हम याद रखेंगे इसके लिए कि मोलरता बराबर WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V। ये तो कब लगाना है, जब आयतन किस में हो, लीटर में। और M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे V, ये कब लगाना है, जब आयतन किस में हो, ml में। तो इन दोनों ही सूत्रों का उपयोग हम मोलरता ज्ञात करने के लिए करेंगे। इसका उपयोग तब करना है जब आयतन लीटर में दिया हो, इसका उपयोग तब करना है जब आयतन ml में दिया हो। इसके अलावा मोलरता का अब बात करें, मात्रक क्या होगा। तो देखिए मात्रक अगर हम निकालें यहां से मोलरता का, तो देखो मोलरता का मात्रक ये क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, मोल से। मोल
और आयतन किस में है, लीटर में, तो मोल बटे लीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो जो मोलरता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, या इसको हम सीधे सीधे कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम मोलर। क्या बोलेंगे, मोलर। जैसे मैं लिखूं 1 MH2SO4 का विलियन, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 MH2SO4 का विलियन, हम बोलेंगे 1 मोलर H2SO4 का विलियन, ठीक है। तो इसको कैपिटल एम से भी दर्शा सकते हो और मोल प्रति लीटर से भी आप दर्शा सकते हो। इसके बाद इससे जुड़ी हुई दो मुख्य बातें मोलरता से संबंधित। पहली बात, मोलरता जो है वो ताप द्वारा प्रभावित होती है। कैसे, देखो, मोलरता बराबर है मोलों की संख्या बटे आयतन के, ठीक है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो आप सब जानते हैं कि ताप बढ़ाने से विलियन का जो आयतन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर होगा, अणु एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आयतन जो है वो बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घट जाएगी, क्योंकि मोलरता आयतन के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो नोट ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, मोलरता घटती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलियन का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, और आयतन मोलरता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, दूसरा नोट, ये चीज आपके प्रैक्टिकल में आपके काम आती है जब अपन टाइट्रेशन करते हैं। वहां पर देखिए, अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं इस मोलर द्रव्यमान को mb को इधर गुणा कर दूं, इसका पक्षांतरण कर दे हम इधर, तो सूत्र क्या बन जाएगा, इससे m इंटू mb इधर आ गया, इधर क्या बचा, wb बटे आयतन। अब wb किस में है, ग्राम में, विलय का द्रव्यमान किस में है, ग्राम में, v विलियन का आयतन किस में है, लीटर में। तो देखो एक चीज नोट करो कि अगर हम किसी विलियन की मोलरता को विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दें तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बदल जाती है। तो जो दूसरा नोट अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि अगर मोलरता को किससे गुणा कर दें, विलय के मोलर द्रव्यमान से, विलय के मोलर द्रव्यमान से, तो जो विलियन की सांद्रता है वो किस में बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता किस में बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर में। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मोलरता को गुणा करें किससे, विलय के मोलर द्रव्यमान से, तो सांद्रता किस में बदल जाएगी, WB अपॉन V, यानी कि ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। पहली बात कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, और दूसरी बात कि अगर किसी विलियन की मोलरता को हम किससे गुणा कर दें, विलय के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दें, तो उस विलियन की सांद्रता किस में प्राप्त हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में प्राप्त हो जाएगी। तो ये है आपके मोलरता। एक बार देखें फिर से, मोलरता किसे कहेंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता। तो मोलरता बराबर हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। मोलरता को हम दर्शाएंगे किससे, कैपिटल एन से। विलय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को दर्शाएंगे स्मॉल एन से, और विलय के मोल है इसलिए क्या लिखेंगे, एन बी, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम इस पूरे चैप्टर में विलय को हमेशा बी से दर्शाएंगे और विलय को हमेशा ए से दर्शाएंगे। पदार्थ के द्रव्यमान को डब्ल्यू से दर्शाएंगे और मोलर द्रव्यमान को एम से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एन बी अपॉन विलियन का आयतन हो गया वी, किस में होना चाहिए, ये लीटर में होना चाहिए। उसके बाद
विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हम NB की जगह क्या लिख देते हैं, WB अपॉन MB इंटू 1/V किसमें, लीटर में। अब अगर न्यूमेरिकल में ये आयतन लीटर की बजाय किसमें दिया हो, ml में दिया हो, तो आयतन को ml से लीटर में बदलने के लिए उसमें 1000 का भाग देंगे, वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सूत्र बन जाएगा कैपिटल M यानी कि मोलरता बराबर WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे MB यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा 1000 बटे V यानी कि विलियन का आयतन। यहाँ आयतन किस में लेना है, ml में, और यहाँ आयतन किस में लेना है, लीटर में। फिर बात करें मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा मोलों की संख्या बटे आयतन। मोलों की संख्या का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। मोलों की संख्या को किस में दर्शाते हैं, मोल, पदार्थ की मात्रा को। और V किस में है, आयतन, लीटर में, तो मोल बटे लीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, या इसी को हम किससे दर्शा सकते हैं, कैपिटल M से दर्शा सकते हैं। और बोलेंगे क्या, इसको मोलर बोलेंगे। उसके बाद ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, हमेशा घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि जब आप ताप बढ़ाओगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। आयतन मोलरता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आयतन घटेगा, बढ़ेगा, तो मोलरता क्या होगी, घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और आयतन बढ़ने पर मोलरता घटती है। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है, घटती है। और लास्ट बात कि अगर हम इस सूत्र में मोलरता को किससे गुणा कर दें, विलेय के मोलर द्रव्यमान से, तो इधर क्या बचेगा, WB अपॉन V यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो अगर किसी विलियन की मोलरता को उसके मोलर द्रव्यमान से, किसके मोलर द्रव्यमान से, विलेय के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो सांद्रता किसमें बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बदल जाती है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए, अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल एकदम सिंपल सा है अपना, कि 4.9 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर बनाए गए 500 ml विलियन की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स और ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। यानी कि आपको विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है और विलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी ज्ञात करनी है। अब देखो, हमारा जो मोलरता का सूत्र हमने बनाया था वो क्या था, M बराबर WB यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू 1000 बटे आयतन। ये सूत्र हमें कब लेना है, जब आयतन किस में हो, ml में। तो देखो, न्यूमेरिकल में विलियन का जो आयतन है वो क्या है, 500 ml। ml में आयतन, तो 1000 वाला फॉर्मूला लेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो अपन लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आपको, 4.9 ग्राम H2SO4। तो H2SO4 क्या है, विलेय है, और उस H2SO4 का क्या दे रखा है, 4.9 ग्राम यानी कि द्रव्यमान। तो हमें दे रखा है विलेय का द्रव्यमान WB, कितना, 4.9 ग्राम। उसके बाद हमें बोल रहा है कि जल में घोलकर बनाए गए 500 ml विलियन। तो ये विलियन का आयतन हुआ 500 ml। तो हमें दे रखा है विलियन का आयतन यानी कि कैपिटल V, कितना, 500 ml। अब अगर हमारे सूत्र की हम बात करें तो देखो, सूत्र में हमें मोलरता निकालनी है, WB दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, क्या नहीं है हमारे पास, MB यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो सबसे पहले हम MB निकालेंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, H2SO4 जो विलेय है का मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1 ग्राम पर मोल। तो 2 का कितना हुआ, 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है, 32, तो प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और कितने ऑक्सीजन है, 4। तो क्या लिखेंगे, 4 × 16। तो ये देखो कितने हो गए, 2 एकम 2 प्लस 32, 16 चौका 64। तो ये टोटल कितना आया, 4 2 6 2 8,
3 और 6 9, 98 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास क्या आ गया, एम बी, विलय का मोलर द्रव्यमान आपके पास आ गया एम बी कितना, 98 ग्राम पर मोल। तो अब हम निकाल सकते हैं विलयन की मोलरता। तो अब हम निकालते हैं विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता कैपिटल एम बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे आयतन। तो कैपिटल एम बराबर WB कितना है, देखो 4.9 ग्राम, तो 4.9 ग्राम बटे MB कितना है 98 ग्राम पर मोल, तो ये है 98 ग्राम पर मोल इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन कितना है 500 ml। अब ये 1000 का भाग लगेगा तो ml किस में बदल जाएगा, लीटर में, तो यहाँ 500 ml, ठीक है। 1000 का भाग दे दिया तो ये पूरा जो चर है, ये पूरा चर ये किस में बदल गया, लीटर में, ठीक है ना। तो ये 500 बटे 1000 लीटर हो गया, ठीक है। अब जो कटता है उसे काट दो। तो देखो 500 को आप 1000 से काटो, कितनी बार कट गया, 2 बार। 4.9 को 98 से काटो, कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। 2 को आप 20 से काटो, कितनी बार कट जाएगा, 10 टाइम। तो कितना आया, 1/10। तो कितना आ गया आंसर, m बराबर 1/10। तो 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1। अब देखो मात्रक भी कट रहे हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल चला गया कहाँ, ऊपर, नीचे क्या रह गया, लीटर। तो मात्रक क्या बच गया, मोल लीटर इनवर्स। तो जो विलयन है उसकी मोलरता कितनी प्राप्त हुई, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब साथ ही हमें पूछा कि इसकी सांद्रता किसमें ज्ञात करो, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। तो हमने अभी बात की थी कि जब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी हो तो मोलरता को किससे गुणा कर दो, विलय के अणुभार से गुणा कर दो। तो अब हम निकालेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलरता गुणा विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलरता गुणा विलय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलरता कितनी आई अपनी, 0.1 मोल। तो मोलरता अपनी आई 0.1 मोल लीटर इनवर्स इंटू विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखो विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम पर मोल। तो ये है आपके 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो देखो मोल से पर मोल, ये मोल है और ये पर मोल है, यानी कि ये मोल इनवर्स है, तो इससे ये कट गया, ठीक है ना। और बच गया क्या, 98 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9.8। मात्रा क्या बचा, ग्राम लीटर इनवर्स, यानी कि ग्राम प्रति लीटर। तो ये सांद्रता किसमें आ गई, आपके ग्राम प्रति लीटर में आ गई। मोलरता से संबंधित एक बात और ध्यान रखें, ये भी हमें प्रैक्टिकल में कई जगह काम आती है, कि अगर एक ही पदार्थ की 2 अलग अलग मोलरताओं वाले विलयनों को मिलाया जाए तो उनको मिलाने से जो तीसरा विलयन बनता है उस विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। तो उसका सूत्र यह है कि मान लो पहला विलयन है जिसकी मोलरता है M1 और उसका आयतन कितना है V1। दूसरा विलयन है जिसकी मोलरता है M2 और उसका आयतन है कितना V2। इन दोनों को ऐड कर दिया, विलयन एक ही पदार्थ का है, मान लो दोनों ही HCl के विलयन है, ये भी HCl का है ये भी HCl का है, एक ही पदार्थ के होने चाहिए। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एक तीसरा विलयन बनेगा, नया विलयन। तो उस विलयन की मोलरता कितनी मानेंगे हम, M3। तो ये M3 अगर हमें ज्ञात करनी हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या सूत्र होगा। तो इसका सूत्र ये होता है कि M3V3 बराबर M1
V1 प्लस M2 V2। ठीक है। अब M3 बराबर V3 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो क्या लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3। अब एक चीज देखो, जब हम इन दो विलयनों को मिलाएंगे तो जो तीसरा विलयन बनेगा उसका जो आयतन होगा V3, वो आयतन कितना होगा, इन दोनों के आयतन के योग के बराबर। मान लो आपने HCl का दो विलयन लिए, एक का आयतन 10 ml है, दूसरे का आयतन है 20 ml है। जब दोनों को मिलाओगे तो कुल आयतन जो होगा वो कितना होगा, 10 और 20 30 होगा। यानी कि जो तीसरा विलयन बनेगा उसका जो आयतन होगा वो पहले और दूसरे विलयन के आयतन के योग के बराबर होगा। इसका मतलब V3 जो है वो बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो इसी सूत्र को हम कैसे लिखेंगे कि M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप एक ही पदार्थ के दो अलग अलग सांद्रता या मोलरता वाले विलयनों को मिलाने पर बनने वाले तीसरे विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि HCl का 0.2 m सांद्रता वाला या सांद्रता वाले 250 ml विलयन व 0.4 m यानी कि मोलर सांद्रता वाले 300 ml विलयन को मिलाने पर बनने वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो देखो प्रश्न में ये कहा है कि HCl का 0.2 m सांद्रता का 250 ml विलयन और उसी HCl का 0.4 मोलर सांद्रता का 300 ml विलयन है। दोनों को मिलाया तो मिलाने पर जो HCl का तीसरा विलयन बना उसकी मोलरता कितनी होगी। तो देखो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, जो मान हमें दे रखे हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है भाई, 0.2 m, ये मान लो पहला विलयन है तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, M1 कितना है 0.2 m और इस विलयन की आयतन कितना है 250 ml, तो V1 कितना हो गया 250 ml। फिर दूसरा विलयन इसको मान लेते हैं M2, तो M2 जो है उसकी सांद्रता कितनी है 0.4 m और इसका आयतन V2 कितना है 300 ml। अब इन दोनों को मिलाया तो जो तीसरा विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी M3। तो M3 बराबर क्या होगा, अभी हमने सूत्र देखा, देखो M3 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो सूत्र बन गया M1 V1 प्लस M2 V2 बटे V1 प्लस V2। सारे मान रख दीजिए आप, तो M3 बराबर क्या आ जाएगा, M3 बराबर M1 का मान कितना है 0.2 इंटू V1 का मान कितना है 250, ये हो गया 250 प्लस M2 कितना है 0.4 इंटू इसका आयतन कितना है 300 बटे कुल आयतन V1 कितना है 250 प्लस 300। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो M3 बराबर क्या आया, 0.2 को अगर 250 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, सिर्फ 50 आ जाएगा। तो 50 प्लस 0.4 को 3 से गुणा कर ले तो 12 4 3 12 कितना आ जाएगा 120 बटे 250 और 300 550। तो M3 बराबर कितना आया 170 बटे 550, 0 से 0 कट के कितना आ गया 17 बटे 55। ठीक है, तो
तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आप 17 में 55 का भाग दोगे तो लगभग जो आंसर आएगा वो आपके कितना आएगा, 0.309, या भाग देके देख ले, लगभग इतना ही आंसर आएगा। तो ये जो तीसरा विलियन बनेगा उसकी मोलरता कितनी होगी, 0.309 m, यानी कि मोलर सांद्रता का तीसरा HCl का विलियन बनेगा। अब हम बात करते हैं सांद्रता के अगले पद के बारे में, जो है अपना मोललता। सुनने में दोनों नाम एक ही से लगते हैं, मोलरता, मोललता। तो ध्यान रखें ये मोललता है, इसे हम दर्शाते हैं किससे, स्मॉल m से। अब देखिए जब मोलरता दी गई है तो फिर मोललता की क्या जरूरत है, उसकी जरूरत इसलिए है कि हमने मोलरता में एक चीज पढ़ी कि मोलरता ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप बढ़ाने पर विलियन की मोलरता जो है वो घट जाती है। उसका कारण था, उसका फॉर्मूले में आपको पता है, m बराबर NB/V। ताप बढ़ाने पर आयतन जो है वो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने से मोलरता घट जाती है, ठीक है ना। तो मोलरता ताप द्वारा क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि हमने मोलरता के पद में क्या लिया है, विलियन का आयतन लिया है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसकी जगह विलायक का क्या ले लिया, द्रव्यमान, और द्रव्यमान जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो सांद्रता का एक नया पद खोजा गया जिसका नाम है आपके मोललता। तो मोललता क्या होती है, मोललता का क्या मतलब है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी सांद्रता के पद पढ़े उन सब में विलियन के अंदर विलय की मात्रा की बात कर रहे थे कि भाई 100 भार भाग विलियन में विलय के भार भाग, 100 आयतन भाग में विलय के आयतन भाग, ठीक है, 100 आयतन भाग में विलय के भार भाग, ठीक है, विलियन के मोलों की संख्या में विलय के मोलों की संख्या, हर जगह विलियन में विलय की मात्रा देख रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब विलियन की बजाय क्या लिया जा रहा है, विलायक लिया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखें, इसकी परिभाषा में हम गलती कर देते हैं, इसमें विलियन नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है, विलायक। कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो मोललता का सूत्र क्या होगा, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये विलायक का जो द्रव्यमान है वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। तो अगर हम इस विलायक के द्रव्यमान को कितना कर दें, 1 किलोग्राम, तो मोललता किसके बराबर हो गई, विलय के मोलों की संख्या के। इसी आधार पर हमने परिभाषा बनाई कि 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब हम मोललता को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या को किससे दर्शाएंगे, NB से, बटे विलायक के द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं W से, विलायक को दर्शाते हैं A से, तो WA। और ये होना किस में चाहिए, WA, किलोग्राम में, ठीक है। अब विलय के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, अभी बात की थी, मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो हम NB की जगह क्या लिख सकते हैं, WB, यानी कि विलय का द्रव्यमान, बटे MB, विलय का मोलर द्रव्यमान, इंटू 1/WA, विलायक का द्रव्यमान। और ये विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, यहाँ पर kg में। अब कई बार प्रश्न में विलायक का द्रव्यमान केजी में ना देकर किस में दे देते हैं, ग्राम में दे देते हैं। तो उस ग्राम को केजी में बदलने के लिए किसका लगेगा, 1000 का भाग लगेगा। वो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो सूत्र क्या बन जाएगा कि स्मॉल m यानी कि मोललता बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे W
WA, लेकिन ये सूत्र तब लगेगा जब WA किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, ठीक है। और जैसे ही उसमें 1000 का भाग लगेगा वो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये दोनों आपके हो गए मोलरता के सूत्र। तो मोलरता का ये सूत्र तब लगाना है जब विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखी हो, और ये सूत्र तब लगाना है जब विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक यहां से निकालो, NB क्या है, मोलों की संख्या, तो मोल बटे WA किसमें है, किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान, तो मोल पर केजी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल केजी इनवर्स, या इसी को हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं, लेकिन बोलेंगे क्या इसको, मोलल, क्या बोलेंगे, मोलल, ठीक है ना। कैपिटल M लिखते हैं मोलरता में, उसको तो क्या बोलते हैं, मोलर, कि भाई एक मोलर सांद्रता का विलयन, इसको हम बोलेंगे एक मोलल सांद्रता का विलयन। तो ये इसका मात्रक हो गया, मोल केजी इनवर्स या मोलल, ये मोललता का मात्रक हो गया। अब यहां देखो, क्या मोललता पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता है, तो देखो मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब ताप बढ़ाने या घटाने से ना तो विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा और ना ही विलायक के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोललता जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, ये बात ध्यान रखें। मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। और क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं वो सब द्रव्यमान के हैं। देखो WB विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता। MB विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये भी प्रभावित नहीं होगा। WA विलायक का द्रव्यमान, ये भी ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो मोललता वाले पद में ऐसा कोई पद नहीं है जहां ताप का कोई प्रभाव पड़ता हो। तो मोललता जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करें छोटा सा, वही सेम, कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन की मोललता ज्ञात करो, यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। H2SO4 कितना है, 4.9 ग्राम, और उसको किस में घोला है, 250 ग्राम जल में। जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक। और यहां 250 ग्राम क्या हुआ, विलायक का द्रव्यमान, यानी कि WA। और H2SO4 कम मात्रा में है, ये क्या है, विलेय है। ये क्या है, विलेय है। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4.9 ग्राम। तो ये क्या हुआ आपके WB। अब सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए, WB चाहिए, MB चाहिए, WA चाहिए। तो WB अपने पास है, WA अपने पास है, क्या नहीं है, MB नहीं है, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब WA किस में दे रखा है, यहाँ पर ग्राम में, ग्राम में दे रखा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ग्राम को किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो इसमें 1000 का ऊपर गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज क्या है अपने पास दो मान है, एक H2SO4 यानी कि विलेय का द्रव्यमान, यानी कि WB दे रखा है कितना, 4.9 ग्राम। फिर हमें दे रखा है WA विलायक का द्रव्यमान, WA कितना दे रखा है, 250 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, MB यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो हमें क्या चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो H2SO4 विलेय है, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान उसे हम किससे दर्शाएंगे, MB से।
तो MB अभी हमने पिछली बार मोलरता वाले न्यूमेरिकल में निकाला था। H2SO4 का कितना आएगा देखो, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 32 और 2 34, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, 32 और 2 34, 34 और 64 98, तो कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। तीनों वैल्यूज आ गई अपने पास। ये वाला सूत्र लगाना है क्योंकि W किसमें है, ग्राम में। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन की मोललता। तो अब निकालेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। तो स्मॉल m बराबर WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA। सारे मान रख दीजिए। WB का मान दे रखा आपको कितना, 4.9 ग्राम बटे MB का मान हमने निकाला कितना, 98 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 98 ग्राम पर मोल इंटू 1000 बटे WA किसमें दे रखा है 250 ग्राम, लेकिन ऊपर 1000 का गुना हो गया, यानी कि 250 में एक तरह से 1000 का भाग लग गया, तो वो ग्राम किसमें बदल गया, किलोग्राम में। तो 250 केजी, 1000 बटे 250 केजी। ठीक है, तो क्या घटेगा देखो, वो काट दो आप, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 250 को 1000 से काटो कितनी बार कट गया, 4 बार। 49 को आप 98 से काटो कितनी बार कट गया, 20 टाइम्स। 4 को 20 से काटो कितनी बार कट गया, 5 टाइम। तो कितना आ गया, 1/5। तो आंसर आपके आ गया स्मॉल m बराबर 1/5। तो 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2। ठीक है, 1/5 को क्या लिख सकते हो, 0.2। मात्रक क्या बच गया देखो, बट्टे में मोल है, ऊपर चला गया, और बट्टे में क्या है यहाँ पर केजी। तो ये मोल तो चला गया ऊपर, और नीचे क्या रह गया, केजी। तो केजी इनवर्स, तो मोल केजी इनवर्स, या इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 स्मॉल m। तो ये आपके इस विलयन की क्या आ गई, मोल। अब हम बात करते हैं सांद्रता के अगले पद के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको हम दर्शाते हैं किससे, कैपिटल N से। तो देखो क्या होती है नॉर्मलता। नॉर्मलता जो है वो होती है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये ग्राम तुल्यांक के होते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तुल्यांकी भार। ठीक है ना, तो जिस तरह से मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, ठीक उसी प्रकार ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका तुल्यांकी भार। ठीक है ना, तो जैसा हमने मोलरता में किया वैसा ही नॉर्मलता में करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोलरता में हम लेते हैं मोलर द्रव्यमान, जबकि नॉर्मलता में हम लेंगे मोलर द्रव्यमान की जगह तुल्यांकी भार। ठीक है, तो नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता का जो सूत्र बनेगा वो ये होगा कि नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और ये जो विलयन का आयतन है ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो अगर इस आयतन को हम 1 लीटर कर दें तो नॉर्मलता किसके बराबर हो जाएगी, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से हमने परिभाषा याद रखनी है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब विलय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं, वो निकाली जाती है कैसे, कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, विलय के ग्राम तुल्यांकों को हम ये लिख सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का
तुल्यांकी भार, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार इंटू 1/, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो ये नॉर्मलता के बराबर हो गया। तो हमने विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या लिखा, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है वो बराबर होती है विलय के द्रव्यमान बटे विलय के तुल्यांकी भार की। ठीक है, अब हम इन सबको शॉर्ट में मतलब लिखेंगे, किसको किससे दर्शाते हैं, नॉर्मलता को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। विलय के द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, डब्ल्यू बी से, बटे विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, ई से शुरू होता है तो इसको हम दर्शाएंगे ई से, और विलय का है तो क्या लिखेंगे ई बी, इंटू 1/, विलयन का आयतन किससे दर्शाएंगे, वी से। ये सूत्र तब काम में लेना है जब विलयन का आयतन किस में दिया हो, लीटर में। अगर विलयन का आयतन लीटर की बजाय किस में दे दे, एमएल में, तो उस आयतन को एमएल से लीटर में बदलने के लिए 1000 का नीचे भाग देंगे, वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो सूत्र बन जाएगा एन बराबर WB अपॉन EB इंटू 1000 बटे आयतन। और यहां आयतन किस में होगा, एमएल में, उसमें 1000 का भाग लग जाएगा, तब वो किस में बदल जाएगा, लीटर में। ठीक है ना। तो ये सूत्र तो हमें नॉर्मलता का तब काम में लेना है जब आयतन किस में दिया हो, लीटर में, और ये वाला तब काम में लेना है जब आयतन किस में दिया हो, एमएल में। अब बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। मात्रक, मात्रक क्या होगा, तो देखो मात्रक क्या होगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, उसको हम दर्शाते हैं किससे, तुल्यांक से। तो इसका मात्रक हो जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर, तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, तुल्यांक प्रति लीटर, या इसी को हम दर्शा देते हैं किससे, कैपिटल एन से। दोनों से दर्शा सकते हैं, तुल्यांक प्रति लीटर भी लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन भी लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड वो ही दो बातें जो मोलरता में पढ़ी थी, पहली कि क्या नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होती है। तो देखो सूत्र में नॉर्मलता में भी किसका पद है, आयतन का पद है। तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ये आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। तो नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होती है, तो नॉर्मलता भी, नॉर्मलता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, और आयतन जो है वो नॉर्मलता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। इसलिए ताप बढ़ाने पर विलयन की नॉर्मलता भी जो है वो घट जाएगी। दूसरी बात जो हमने मोलरता में देखी थी, सेम वही बात यहां भी देखते हैं। मोलरता में हमने बात की थी कि अगर विलयन की मोलरता को विलय के मोलर द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो सांद्रता किसमें बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर में। सेम चीज यहां भी है। देखो अगर इस नॉर्मलता को हम किससे गुणा कर दें, तुल्यांकी भार से, यानी कि हम इसको लिख दें n इंटू EB, तुल्यांकी भार को गुणा कर दिया इधर, तो इधर क्या बचेगा, WB अपॉन V, WB अपॉन V। अब WB किस में है, ग्राम में, विलय का द्रव्यमान किस में है, ग्राम में, और विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। तो सांद्रता किस में बदल गई, ग्राम प्रति लीटर में। तो वही बात यहां भी लागू होती है मोलरता की जगह, कि नॉर्मलता को, यदि विलयन की नॉर्मलता को विलय के तुल्यांकी भार से गुणा किया जाएगा, विलय के तुल्यांकी भार से गुणा कर दिया जाए तो सांद्रता किस में बदल जाएगी, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। तो यदि किसी विलयन की नॉर्मलता को उस विलय के तुल्यांकी भार से गुणा कर दिया जाए तब विलयन की सांद्रता किस में बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में बदल जाती है। ठीक है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं नॉर्मलता के बारे में। उससे पहले कई बच्चों को डाउट रहता है कि भाई सर तुल्यांकी भार कैसे निकाले, ठीक है ना, तुल्यांकी भार याद कैसे रखें। तो देखो आपको तुल्यांकी भार याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता है, वो निकालना आता है, तो आप तुल्यांकी भार भी निकाल सकते हो। इसका एक सिंपल सा तरीका है,
कि ये सूत्र याद रखें कि तुल्यांकी भार बराबर मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार बटे संयोजकता। अब जो भी पदार्थ आपको दिया होगा उसका मोलर द्रव्यमान तो आपको निकालना आता है। संयोजकता क्या होगी? तो देखो, संयोजकता बारे में किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है कि अम्ल के लिए कितनी होगी, क्षार की कितनी होगी, लवण की कितनी होगी। मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपको जो भी यौगिक दे रखा है उस यौगिक को उसके आयनों में तोड़ लो, ठीक है ना। आयनों में तोड़ने के बाद चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उन पर आवेश क्या होगा? समान होगा। आपको एक उदासीन अणु दिया जाएगा, अणु का सूत्र जो होगा वो उदासीन होगा। उसको जब आप आयनों में तोड़ोगे तो जितने धनावेश बनेगा उतना ही क्या बनेगा? ऋणावेश भी बनेगा। तो धनावेश या ऋणावेश की मात्रा बराबर होगी। तो जितना धनावेश या जितना ऋणावेश उत्पन्न होता हो उनके आयनों पर, वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। जैसे हमसे पूछे कि भाई H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? H2SO4 को आप तोड़ो इसके आयनों में। H2SO4 में 2 H प्लस है तो ये बनता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। तो ये एक अम्ल है, तो अम्ल द्वारा कितने H प्लस त्यागे गए? ठीक है ना, 2। ऐसे भी कर सकते हो, या सीधे ध्यान रखो कि प्लस चार्ज कितना है भाई? प्लस चार्ज कितना है टोटल? 2। एक H पर प्लस 1 और 2 पर प्लस का 2, और SO4 पर भी कितना चार्ज है? माइनस का 2। तो इसके धनायन पर जो कुल आवेश है, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? 2। इसके ऋणावेश पर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो कितना है? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। जो धनावेश है या जो ऋणावेश है, दोनों एक साथ नहीं लेने, दोनों में से कोई एक, या तो धनावेश देख लो कितना है या फिर ऋणावेश देख लो। अब H2SO4 का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना हो तो H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? इसका मोलर द्रव्यमान यानी कि Mb बटे इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। तो Mb कितना होता है? अभी निकाला था हमने 98 बटे 2, कितना आ गया? 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ग्राम पर तुल्यांक, ठीक है। तो ये इसका तुल्यांकी भार आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे मान लो कोई क्षार दे रखा है, जैसे आपको दिया NaOH, ठीक है। तो NaOH को आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। अब इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज +1, इस पर नेगेटिव चार्ज -1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। 1 होने का मतलब ये हुआ कि इसके अणुभार में 1 का भाग लगेगा, इसका मतलब इसका तुल्यांकी भार और मोलर द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे ही जिनकी संयोजकता 1 होती है, HCl में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपको दिया जाए AlCl3, तो AlCl3 को आप कैसे तोड़ोगे? Al3 प्लस और 3Cl माइनस, तो इसमें प्लस के कितने चार्ज हैं? 3, माइनस का कितना चार्ज है? टोटल 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। तो इस तरह से आप किसी भी अणु की क्या निकाल सकते हो? संयोजकता निकाल सकते हो। उस संयोजकता का किसमें भाग दे दो? अणु भार या मोलर द्रव्यमान में भाग दे दो। जो आंसर आएगा वो आपके क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब हम नॉर्मलता से रिलेटेड एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर बनाए गए विलयन की नॉर्मलता व ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ज्ञात करो। विलयन जो है उसका आयतन आपको दे रखा है कितना? 250 ml, ठीक है। तो प्रश्न है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करें। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है H2SO4 कितना? 9.8 ग्राम। तो H2SO4 कौन है? विलय, और ये है विलय का द्रव्यमान। तो विलय के द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? WB से। तो WB हमें दे रखा है कितना? 9.8 ग्राम। उसके बाद विलयन का आयतन दे रखा है, तो V बराबर कितना दे रखा है? 250 ml। अब हमें एक चीज और चाहिए नॉर्मलता निकालने के लिए, वो चाहिए विलय का तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार, जिसको हम दर्शाएंगे किससे? EB से। तो EB बराबर H2SO4 का अणु भार कितना होता है? 98, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। अभी हमने बात की, तो 98 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 49 ग्राम पर
इक्विवेलेंट, ग्राम पर तुल्यांक, ये इसका आगे आपके तुल्यांक की बार। अब हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन की नॉर्मलता। तो अब हम निकालेंगे विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर WB अपॉन MB इंटू, अब देखो विलयन का आयतन किसमें दिया हुआ है, ml में, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 का भाग देंगे आयतन में, आयतन नीचे भाग दो चाहे ऊपर से गुणा करो, एक ही बात है। तो यहाँ आ जाएगा आयतन। तो अब इन सब के मान रख दो, तो नॉर्मलता बराबर, तो देखो WB का मान कितना है 9.8, कितना है 9.8 बटे तुल्यांक की बार कितना है 49 इंटू 1000 बटे आयतन कितना है आपका 250 ml, 250। तो ये तो है 9.8 ग्राम, ये है 49 ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और ये हो गया आपके लीटर, 1000 का भाग दे दिया इसलिए, ठीक है। अब जो कटता है उसे काटो, तो देखो 250 को 1000 से काटा कितनी बार, 4 बार। 49 से आप 9.8 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 0.2 टाइम। 0.2 को 0.4 से गुणा, सॉरी 0.2 को 4 से गुणा करोगे कितना आंसर आ जाएगा, n बराबर 0.8, ठीक है। और देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट इनवर्स है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लीटर नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 0.8 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.8 कैपिटल N। ये विलयन की नॉर्मलता आ गई। नॉर्मलता के साथ इसने पूछा है क्या, कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी ज्ञात करो। तो हमने भी बात की थी कि अगर नॉर्मलता को विलय के मोलर तुल्यांकी भार से गुणा कर दिया जाए तो उसकी सांद्रता किसमें बदल जाती है, ग्राम प्रति लीटर में। तो अब हम निकालते हैं इसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी, वो होगी नॉर्मलता गुणा विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो देखो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कितनी आ जाएगी, नॉर्मलता कितनी आई 0.8, कितनी आ गई 0.8 इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इनटू विलय का तुल्यांकी भार। तो देखो विलय का तुल्यांकी भार कितना है 49 इक्विवेलेंट, सॉरी ग्राम पर इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो देखो गुणा कर लो इनको, कितना आ जाएगा 0.8 को अगर आप 9 से गुणा करते हो कितना आएगा, 8 9 कितना 72, फिर 8 चौक 32 और 7 39.2, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट इनवर्स से इक्विवेलेंट कट जाएगा, तो देखो इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया मात्रक ग्राम लीटर इनवर्स। तो मात्रक क्या बचा, ग्राम लीटर इनवर्स। तो यह आ गई इसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध की, कि मोलरता व नॉर्मलता में क्या संबंध है। कई बार ये चीज हमें काम में आ जाती है कि हमें अगर किसी विलयन की मोलरता दे रखी हो तो हम उसकी नॉर्मलता निकाल सकते हैं, और अगर नॉर्मलता दे रखी हो तो उसकी मोलरता निकाल सकते हैं। ये संबंध कैसे आएगा, तो देखो नॉर्मलता और मोलरता दोनों में हमने एक चीज पढ़ी थी। मोलरता में हमने पढ़ा था कि अगर मोलरता को विलय के मोलर द्रव्यमान से गुणा किया जाए तो सांद्रता बदल जाती थी ग्राम प्रति लीटर में। वहां सूत्र बनता था WB ग्राम प्रति लीटर। और ऐसे ही नॉर्मलता में पढ़ा कि नॉर्मलता को यदि विलय के तुल्यांकी भार से गुणा किया जाए तब भी आएगा WB/V, यानी कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इन दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो इनमें जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, ये वाली साइड सेम है दोनों में, WB/V
v। तो अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो क्या होगा, m इंटू एम बी मोलरता गुणा विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता गुणा विलेय का तुल्यांकी भार। तो अब अगर आपको मोलरता निकालनी है तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बटे मोलर द्रव्यमान। और अगर नॉर्मलता निकालनी हो तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से आप मोलरता को नॉर्मलता में बदल सकते हैं और नॉर्मलता को मोलरता में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने सांद्रता के सभी पद कंप्लीट हुए। तो हमने सांद्रता के अलग अलग पद पढ़े, कुल हमने 8 पद पढ़े। पहला पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा पढ़ा आयतन प्रतिशत, तीसरा पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पढ़ा पीपीएम, पांचवा पढ़ा मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज, छठा पढ़ा मोलरता, सातवां पढ़ा मोललता और आठवां पढ़ा हमने नॉर्मलता। ये सारे ही पद आपके काम आते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मोलरता और मोललता है। ठीक है, इन दोनों पर जो है न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।